हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कौटिल्य एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित। हम लोग इस सीरीज में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपके साथ केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक हम लोग 2017 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है आपको कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी नाम के चैनल पर मिलने वाले हैं। आप इसके अलावा बाकी सारा मटेरियल जो होगा, जो डेडिकेटेड यूपीएससी के लिए है, आईएएस के लिए है केवल, वो आपको कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल पे मिलेगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेटेड रह पाए। तो पहला क्वेश्चन है 2018 का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में है? ये बहुत प्रसिद्ध टेस्ट मतलब चित्र है। बहुत सारी बुक्स में इसको दिया भी रखा है। तो आप अगर थोड़ा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ भी रहे हो तब भी क्वेश्चन आपसे बन सकता था। लेकिन इनने क्या पूछा है कि किस शैली में बना है। यहां दे रखी है 4 शैली, चारों की चारों राजस्थान की शैली है और ये भी जो है राजस्थान की शैली में बना हुआ है। तो देखते हैं कौन सी शैली है इसकी। अगर आप देखोगे तो किशनगढ़ शैली है। बाकी शैली में जाओ, कांगड़ा जो शैली है पहाड़ी शैली है, जयपुरी भी राजस्थान की है, बूंदी भी राजस्थान की है। जो चित्रकला वाला पोर्शन है वो प्री के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी जरूरी है। मेंस में भी आ सकता है। चित्रकला के विकास देखिए, आप देखो कि चित्रकला का अजंता में भी चित्रकला है, आता ही है कोई ना कोई क्वेश्चन चित्रकला से। तो आपको इसको भी तैयार करना है चित्रकला को। ये वाला क्वेश्चन टफ भी पड़ सकता है अगर आपने बनी ठनी आपको पता नहीं है तो, क्योंकि एकदम फैक्ट ही है और फैक्ट पूछा है। तो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली किस शैली की भाग है? तो वो राजस्थानी चित्रकला शैली का भाग है। इस शैली का जो संरक्षक रहे हैं वो है सावंत सिंह। सावंत सिंह, इन्हीं के संरक्षण में निहाल सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनी ठनी चित्र की रचना की थी। एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली इसका, निहाल चंद्र उनका नाम था, निहाल चंद्र ने बनी ठनी शैली चित्र का निर्माण किया था। ये रहा बनी ठनी चित्र। अब पद्म है मतलब कमल है तो पद्म पाणी नहीं होगा। इस शैली की विशेषता थी कि नाक जो है वो तीक्ष्ण बनाई जाती थी। देखो एकदम सीधी और लंबी टाइप की पतली नाक बनाई जाती थी। महिलाओं की आकृति जो बनाई जाती थी पतली बनाई जाती थी। इसमें पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे कृष्ण की कथा, राम की कथा, उनसे संबंधित चित्र भी इसमें बनाए जाते थे। किसमें? किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ क्या, सारी की सारी राजस्थान जो शैलियां हैं उसमें बनाए जाते थे। पशु पक्षियों के चित्र, उड़ रहे हैं पक्षी, वो उनके चित्र, पेड़ पौधों के चित्र, ये सब बनाए जाते थे। पौराणिक चित्र तो लगभग हर शैली में बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। त्यागराज, देखो मैंने आपको बोला था जब त्यागराज को पढ़ रहे थे, पिछली बार भी पढ़ा था, त्यागराज से आया था। अब त्यागराज के बारे में क्वेश्चन पूछने का एक कारण है। उसका कारण है कि त्यागराज को 2017 में 250 वर्ष हो गए थे इनकी जयंती को। मतलब इनका जो जयंती 250 वर्ष हो गए थे 2017 में, इसलिए इनसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन आप ऐसे फैक्ट आपको याद भी रखने पड़ेंगे, मतलब ऐसी चीजों पे ध्यान दिया करो। किसको 250 साल हो गए जो फेमस है, किसको 150 साल हो गए, किसको 100 साल हो गए, किसको 125 साल हो गए, ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो जब आप त्यागराज के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने कर्नाटक संगीत के बारे में पढ़ा होगा, भारतीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत जो है विशुद्ध रूप से भारतीय संगीत है, जबकि हिंदुस्तानी जो संगीत है उस पर इस्लामिक और हिंदू दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। मतलब विदेशी शैली का भी प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। चलिए तो अब बात करते हैं त्यागराज के बारे में। त्यागराज जो है वो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। त्रिमूर्ति मतलब 3 लोग होंगे। 3 में एक तो त्यागराज, दूसरे हैं मुथुस्वामी और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। इनके नाम याद रखिएगा आप। 3 लोग हैं। इन लोगों ने कर्नाटक संगीत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, नए नए रागों का विकास किया है इन लोगों ने। तो पहला कथन जो ये बोल रहे हैं कि कृष्ण के भक्त थे, तो ये गलत है, क्योंकि त्यागराज ने राम की भक्ति की है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी त्यागराज के बारे में पढ़ा होगा तो ये वाली बात आपको पता होगी। तो राम की भक्ति के पहला कथन हो गया गलत। जहां जहां एक है वो हमारे काम के नहीं है ऑप्शंस। देखते हैं दूसरा। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। जब त्रिमूर्ति हैं, जनक ही कहे जाते हैं, तो रागों का अगर आप नहीं भी पता तब भी आप एक रिस्क तो ले सकते हो।
एकदम जो कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, वो है कि जब त्रिमूर्ति कहे जाते हैं तो राग का सृजन तो किया होगा, तो किया है। तीसरा कथन है अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन है। अब पॉइंट है अन्नामाचार्य कौन है, क्या इसके तीसरे के बिना बन रहा है क्या हमारा? नहीं, आपको तीसरा पता होना ही चाहिए, तब आपका एक क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि यहां दिया है 2 3 4 और 2 और 4, तो अब ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है। समकालीन की बात है तो त्यागराज आपको पता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के थे और अन्नमाचार्य 15वीं शताब्दी के आसपास थे, तो इनमें अंतर तो था, समकालीन तो नहीं थे। लेकिन आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल से संबंधित जो लोग हैं, अब यहाँ तो त्यागराज की 250वीं जयंती थी, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या अन्नमाचार्य के बारे में आपको पता होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो इस अन्नमाचार्य जी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया था, ये भी संगीतज्ञ थे अन्नमाचार्य जी भी। तो अब हमारे पास कौन सा बचता है, 2 और 4, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। दूसरे का ऑप्शन क्या है, बी। अगर आपको तीसरा पता चल गया है तो तीसरा नहीं है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश की स्तुति के भक्ति की है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश की स्तुति के भक्ति गीत हैं, एक्चुअली की है नहीं, भगवान वेंकटेश के भक्ति गीत है अन्नमाचार्य ने जो कीर्तन किया है वो। तो ठीक है, सही है। तो थोड़ा टफ प्रकृति का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमने पिछली बार भी देखा था, टफ आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए टफ है तो बाकी लोगों के लिए टफ है, कि आपने ठीक ठाक तैयारी तो कर रखी है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानिक वासी संप्रदाय, जैन लोग थोड़ा सा लीड ले सकते हैं इस पे, लेकिन एक क्वेश्चन लीड लेके क्या कर लेंगे, कई जैनों को भी वाली बात पता नहीं थी। जो श्वेतांबर लोग रहते हैं उनको बोला जाता है श्वेतांबर स्थानिक वासी, पूरा नाम ही उनका ऐसा है। तो ये जो स्थानिक वासी जैन संप्रदाय से संबंधित है, और यही इन्होंने पूछा है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो जैन संप्रदाय से संबंधित है, बी इसका ऑन आंसर है। याद रखिए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, बी, जैन मत से संबंधित है। अब देखते हैं अगला, ये रहे स्थानिक वासी। मैंने बोला ना श्वेतांबर, जैनों के 2 भाग हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर, और जो वस्त्र धारण नहीं करते उनको बोलते हैं दिगंबर। तो स्थानिक वासी का विशेष रूप से संबंधित इनसे है, किनसे, श्वेतांबरों से। इनका पूरा नाम ही क्या है, स्थानिक वासी, श्वेतांबर स्थानिक वासी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो वो टफ हो सकता है आपको क्वेश्चन, और पढ़ा होगा तो फिर ज्यादा समस्या नहीं है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। फिर से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा कहाँ है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, खुद ही कह रहे हैं। किसने बनवाया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस खुशी में बनवाया गया था भाई, अकबर ने बुलंद दरवाजा। तो गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनवाया था। यह विश्व के सबसे बड़े दरवाजों में शामिल है फतेहपुर सीकरी का दरवाजा। और खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मतलब आप तो सब पूछ लो तुम, जो मन है वो, किसका सफेद हुआ, कैसे याद करेंगे। लाल किला तो समझ में आता है कि लाल किला लाल है इसलिए उसको लाल किला बोला जाता है, बाकी का क्या। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो इसके बारे में आंसर निकाल सकते हो। तो थोड़ा क्या सोचना है, आपने पढ़ा होगा जहांगीर के समय पर पहला मकबरा बना था एतमद्दौला का मकबरा, जो संगमरमर से बना हुआ था। तो ये किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो इस बात का रिस्क ले सकते हो कि भाई अभी तक तो संगमरमर का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता था। और सही है, इनने पूछा है सफेद संगमरमर से बना है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मतलब ये आपको एकदम वास्तुकार बना के ही मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो वास्तुकार नहीं बनना है। देखते हैं, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, एक तरफ पूछ लिया लाल बलुआ पत्थर, दूसरी तरफ संगमरमर। इसको भी टफ कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि उस टाइम पे संगमरमर की इमारत तो बन रही थी अकबर के टाइम पे। लेकिन जो ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बना था, अगर कभी आपने फोटो देखोगे, एनसीईआरटी में पिक्चर दिए रहते हैं, तो बुलंद दरवाजे का पिक्चर तो है वहां पे, लेकिन बड़े इमाम बाड़े का शायद नहीं है वहां पे। तो जब बड़ा इमाम बाड़ा है तो वो क्या है, वो सफेद रंग से बना हुआ है। तो ये लाल बलुआ पत्थर भी यहाँ पे गलत हो गया है। तो आंसर क्या होगा, ना तो 1 ना तो
2। लेकिन अगर पहले में तुक्का लगा रहे हो भाई यहाँ संगमरमर की इमारत नहीं बन रही थी, तो दूसरे में कैसे तुक्का लगाओगे, ये एक दिक्कत ये थी ना। चलिए कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहे बुलंद दरवाजा, आपने देख रहे हो लाल कलर का ही बना हुआ है, और यह बड़ा इमाम बड़ा है, सफेद कलर का बना हुआ है। आप देख लीजिए, खुद ही अंतर पहचान जाओगे। चलिए 5वां क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मैत्रेय हैं उनको भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो यहां आंसर दिया भी रखा है मैत्रेय। अब जो बोधिसत्व है वो महायान की अवधारणा है। अब लोकितेश्वर को पूछा जा चुका है एक बार, पद्मपाणि को पूछा जा चुका है, 2 को तो पूछा ही जा चुका है, लोकेश्वर और मैत्रेय, 2 में कंफ्यूजन होगा। तो अगर आपको ये वाली बात भी दोबारा से पता होगी तो बनेगी। तो आप लोग कहोगे हर एक क्वेश्चन कोई टफ बता रहे हो तो कैसे करेंगे, तो आपको अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नितिन संघानिया एक बुक है, उसमें इनके बारे में दे रखा है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। आपने पढ़ी भी होगी मुझे विश्वास है, तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल बनेगा अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका आंसर क्या है, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है। आप इतना याद रखिएगा कि जो महायान संप्रदाय है उसका संबंध है बोधिसत्व से। पिछले वाला जो वीडियो था उनमें से एक वीडियो मैंने आपको बताया है कि बिल्ली और बंदर की कहानी सुनाई थी, तो वो बोधिसत्व की ही कहानी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुथुकली शॉल, ये इन जो हैं इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। अब संकट यह है, फिर से ये न्यूज में जो चीजें आती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो पुथुकली शॉल उस टाइम पे न्यूज में थी, और दूसरा था जामदानी साड़ी। जो आप वस्त्रों की कला पढ़ते हो उसमें इनका वर्णन है, लेकिन आप कितना पढ़ोगे आपकी भी एक सीमा है। तो जो करंट में जो भी जीआई टैग की वस्तु है उसको तुरंत जाके आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। तो पुथुकली शॉल कहां से संबंधित है, एकदम लाल रंग की सामान्यतः शॉल रहती है, डिजाइनदार पुथुकली शॉल तमिलनाडु की शॉल है। चलो ये तो आपको करंट में था तो पता चल गया होगा। और पूछा है कौन सा सम्मिलित है, तो जहां जहां एक है वो हमारा आंसर होगा, जहां एक नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगला सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई जो है वो बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। तो दूसरा हो गया गलत, तो हमारा ऑप्शन निकल के आ गया है कि हमारा ऑप्शन होगा ए। जो जामदानी साड़ी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कर्नाटक से नहीं। तो हमारे तीनों के तीनों आंसर आपसे बन जाएंगे। चलिए, तो जीआई टैग एक ये भी बात है कि जब भी जीआई टैग कोई नृत्य कोई उत्सव रहे न्यूज में तो उसको आपको पढ़ना है। दूसरी बात, 26 जनवरी को जो झांकियां निकलती हैं राज्यों द्वारा, उन झांकियों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य अपनी जो विशेष संस्कृति रहती है उसको राजपथ पर 26 जनवरी के दिन प्रदर्शित करते हैं। तो 26 जनवरी के दिन जो झांकियां हैं उनको जरूर याद रखना है। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री जी या कोई विदेशी जो नेता आया है वो किसी उत्सव में शामिल हो रहा है क्या, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है, क्योंकि वो न्यूज में आ गया वो उत्सव। अगर कोई उत्सव अपने विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है, कोई उत्सव विवाद में हो तो उनको वो बारे में भी आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो करंट के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक रहे हैं वो आप उनको आराम से पता लगा सकते हो। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं विचार, क्या विचार करना है भाई। परंपरा दे रखी है और सामने दे रखे हैं राज्य। तो पहली परंपरा है चपचार कूट त्योहार। चपचार कूट त्योहार का संबंध किससे है, तो चपचार कूट जो त्योहार है वो मिजोरम राज्य से है, ये भी न्यूज में रहा था। अगला खोंगजाम परवा कथा गीत। खोंगजाम जो परवा कथा गीत है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। एक्चुअली खोंगजाम युद्ध हुआ था, अच्छा हाँ, खोंगजाम जो गीत है वो एक खोंगजाम युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था खोंगजाम युद्ध, ये मणिपुर से ही संबंधित है। एक्चुअली खोंगजाम जो परवा कथा गीत है मणिपुर से संबंधित है। अंग्रेज और मणिपुरी संप्रदाय के बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम मणिपुरी संप्रदाय के बीच हुआ था।
कौन सा युद्ध हुआ था अंग्रेजों मणिपुरी संप्रदाय के बीच? खोंगजाम युद्ध। इस परवा कथा गीत में, खोंगजाम परवा कथा गीत में गीत के माध्यम से इस युद्ध का वर्णन किया जाता है। तो ये भी अपने आप में यूनिक है ना कि एक युद्ध हुआ है। ऐसा ही एक कहानी पढ़ोगे आप आला ऊदल की, वो जगनिक ने लिखी है। उसको कहा जाता है विश्व की सबसे लंबी कहानी है, लंबी कविता है, एक्चुअली सबसे लंबी कविता है। उसमें आला ऊदल सेनापति थे चंदेल शासक परमार्थिदेव के। उसमें उनकी 52 लड़ाइयों के बारे में वर्णन है, और वो भी क्या, कथा के माध्यम से सुनाया जाता है। सोचो आपको लड़ाई को सुनाया जा रहा है कि लड़ाई कैसे चल रही है, तलवारें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, ये सब सुनाया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा, थांगटा नृत्य। चलो मानो आपको खोंगजाम पता भी नहीं है, तो क्या हम देखते हैं तीसरे से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तीसरा का संबंध भी है मणिपुर से। आपने मणिपुरी नृत्य सुना होगा, जो शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। उस नृत्य के एक भाग के रूप में थांगटा तांडव किया जाता है। ये थांगटा तांडव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये मणिपुरी नृत्य का भाग है। तो इसका संबंध सिक्किम से नहीं है, तो तीसरा कथन हो गया गलत। तो आपको अनिवार्य था कि खोंगजाम जो परवा गीत कथा गीत है वो पता हो, और अगर पता होता तो आंसर क्या निकलता? बी इसका आंसर निकलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विदेशी यात्री ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की है। पहला है, कौन कौन से नाम दे रखे हैं? आपको लगा है कैसा क्वेश्चन है? अभी देखिए निकलता है इसका आंसर। फ्रांसवा वर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, टेवर्नियर, जियादा थेनेवो, और आखिरी नाम है एबे बार्थेलेमी कारे। आपने कम से कम 2 के नाम सुने होंगे, एक है ट्रेवेनियर और दूसरा है बर्नियर। एक है बर्नियर और दूसरा है टेवर्नियर। इन दोनों में से जो टेवर्नियर था उसने कोहिनूर हीरे की तारीफ की है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते थे किसने कोहिनूर हीरे की तारीफ की है, तो हीरों से संबंधित है पहला। दूसरा, एक कोहिनूर ये जो है वो हीरों का व्यापारी था। कोहिनूर हीरे मतलब ये हीरों का व्यापारी था। जब हीरो का व्यापारी होगा तो हीरो की खदान के बारे में कौन वर्णन करेगा? यही करेगा टेवर्नियर। इसका एक फोटो होगा, उसको देख लेते हैं जल्दी से। ये रहे टेवर्नियर भाई साहब, अलग ही ड्रेस पहनी है उन्होंने। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह, मॉडर्न का क्वेश्चन शुरू हो गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसने शुरू किया था? राजकुमार शुक्ल ने शुरू किया था। बाद में गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े, और ये गांधी जी का पहला व्यवस्थित आंदोलन कहा जाता है भारत में। के अति महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या है अति महत्वपूर्ण पहलू? पहला देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। अच्छी बात, इन्हें 2-3 नाम दे रखे हैं, 2-3 वर्गों के बारे में पूछा तो आप आराम से निकाल लोगे। इनमें से एक है विद्यार्थी। तो चंपारण किससे संबंधित था? किसान सत्याग्रह चंपारण। तो चंपारण में क्यों विद्यार्थी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे? तो इससे आप लगा सकते हो कि ये नहीं है, गलत है ये वाला। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय सहभागिता। क्या लिखा है? आदिवासी समुदाय। तो मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह था वो बिहार में हुआ था, और उसका संबंध किससे था? किसानों से था। तिनकठिया प्रथा, अगर आपको याद हो तो इसका संबंध तिनकठिया प्रथा से था कि भैया तुमको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी, ये बात हुई थी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आदिवासियों संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ये वाला ठीक लग रहा है भाई कि किसान असंतोष था। ठीक है, अगला देखते हैं, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो क्या हुआ था? इसके महत्वपूर्ण पहलू पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो पहली बार जो किसान थे वो व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, और किसने जोड़ा? चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ये किसान किससे जुड़ गए थे? राष्ट्रीय आंदोलन से। मैंने आपको बताया राजकुमार शुक्ल उनका नाम था जिन्होंने शुरू किया था। बाद में बहुत सारे नेता वहां पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन गांधी का पहुंचना इस आंदोलन का अपने आप में बड़ा होना था। तो अब जो किसान आंदोलन होंगे, आपने पढ़ा होगा किसान आंदोलन को 2 भागों में। पहला 19वीं सदी के आंदोलन, जहां पावना किसान क्या कहते हैं? हम केवल रैयत और सिर्फ हम केवल महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं।
जबकि यहां आप क्या कहेंगे कि हमको केवल किसानों की मांग ही पूरी नहीं करनी है, स्वतंत्रता वाली मांग भी इनमें समाहित होने लगी है कि भाई गांधी जी को छोड़ो, सरदार पटेल को जेल से छोड़ो, ऐसा मांगे होने लगी है। और इसमें नेता भी कैसे होने लगे हैं, 20वीं सदी के राष्ट्रीय लेवल पे नेता होने लगे हैं। पहले क्षेत्रीय नेता होते थे, अब गांधी जी, सरदार पटेल ऐसे नेता इन आंदोलनों से जुड़ने लगे हैं। खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह आपने सुने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? अगर आपने सभा पढ़ी होगी तो आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखते हैं कौन कौन इनमें, अगर आप पता लगा पाओ कौन कौन जो था वो मजदूरों के हित में बात कहता था, तो आप इसका आंसर निकाल के लेके आ सकते हो। लेकिन ये नाम ऐसे इतने नाम दे रखे कि थोड़ा टफ तो पड़ सकता है। जैसे जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे, एमएन रॉय, अगर ये समाजवादी पार्टी होती तो इसको लगा सकते थे, तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है, तो ये हमारा बी तो कम से कम बाहर हो गया। सीपी के कामराज, ये तो जो है स्वतंत्रता। तो अब इसके ऑप्शन पढ़ देते हैं कि हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे कौन। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से बनेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन एलिमिनेशन से इसका आंसर निकल सकता है। देखते हैं कैसे। एक एक ऑप्शन पढ़िए, एक एक नाम पढ़िए, आपको कौन सा लग रहा है कि 1948 में ये संस्थापक नहीं हो सकते, वो नहीं होगा। देखते हैं, बी कृष्ण पिल्लई, दीनदयाल उपाध्याय, नंबूदरी पाद और केसी जॉर्ज। आप देखो दीनदयाल उपाध्याय का जो उद्भव हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, तो स्वतंत्रता के पहले नहीं थे। 1948 में उतना जलवा जिसको कहते हैं वो नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय यहां भी हैं, तो दो हमारे ए और बी तो नहीं हो सकते। अगला ऑप्शन यहां देखो, रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेशलिंगम कुंतलू। पिछली बार भी हमने देखा था के कामराज के बारे में पढ़ा था। देखो प्रीवियस क्वेश्चन देखने में फायदा है कि आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है। डायरेक्ट तो कोई भी रिपीट क्वेश्चन होना मुश्किल है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो ये बहुत मुश्किल है यूपीएससी में। तो के कामराज के बारे में पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के बाद इनका उद्भव हुआ था, तो सी भी गया। तो हमारा डी ऑप्शन ऐसे निकलेगा। कौन क्या नाम है, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी मेहता। अगर आप उनके नाम याद हैं तो बात खत्म हो गई, नहीं है तो ये कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता था। अब देखते हैं 11वें प्रश्न के बारे में कि 11वां प्रश्न कहता है। 11वां प्रश्न है संथाल विद्रोह के बारे में। कब हुआ था संथाल विद्रोह, आप लोगों को पता होगा 1855-56 में। लगातार 2-3 विद्रोह का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश को। 1855-56 में संथाल, 57 में बहुत महान क्रांति जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है वो, और 59 में दोबारा सा नील विद्रोह हुआ था। तो 3-4 साल लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ा था। देखते हैं संथाल विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद कहां हुआ था, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ये हुआ था छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। किसने नेतृत्व किया था, थाल भर के लोग थे संथाल विद्रोह में। कौन कौन थे, सिद्धू, कानू, झानो आदि ये सब इसके नेता थे। संथाल जाति के जनजाति के लोग थे और यह एक जनजातीय विद्रोह है। जब भी कोई विद्रोह हो और उसमें दिया नहीं हो किसान विद्रोह या जनजातीय विद्रोह, जल्दी से दिमाग में याद कीजिए किसान था या संथाल था, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा से उपाय किया गया, देखते हैं। इनने पूछा है जब विद्रोह शांत हो गया उसके बाद औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश ने क्या उपाय किए। एक उपाय किया था उन्होंने कि एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट के अंतर्गत संथाल जिला या संथाल परगना या संथाल क्षेत्र जिसको कहा जाता है वो घोषित कर दिया था और कह दिया था कि अब संथालों की भूमि गैर संथालों को ट्रांसफर नहीं होगी। उस एक्ट की ये बात है। इस संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद ये सबसे जरूरी काम किया गया था। देखते हैं क्या है। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, सही है। कई लोग इसको जिला लिखते हैं तो जिला भी सही होगा। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा, ये भी हम अभी डिस्कस किए हैं, तो हो गया सही। इसमें पूछा भी है कौन से सही है, तो सी इसका आंसर होगा। 1 और 2 दोनों इसके आंसर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो एक जगह आपके पास लिखे भी होंगे जो जनजातीय विद्रोह हैं, किसान विद्रोह हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करिए। सबसे पहले तो उनके क्षेत्र पता होना चाहिए।
और कौन कौन सा ऐसा विद्रोह या किसान विद्रोह या फिर जनजातीय विद्रोह हो जिसको एक्ट के अंतर्गत लाके, जिसके बाद एक्ट लाया गया था। जैसे 1875 के जो दक्कन के दंगे थे उसके बाद भी एक्ट लाया गया था। ऐसे कई सारे जो विद्रोह हैं उनके बाद एक्ट लाए गए थे। तो ये आपका काम है देखने का कि कौन कौन से विद्रोह के बाद एक्ट लाए गए थे। ऐसा कभी क्वेश्चन बने तो फायदा मिलेगा आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। मतलब आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी का मतलब है 1801 से 1900 तक अंग्रेजों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक रूप से, ये पूछना चाह रहे हैं। शताब्दी में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आंसर गलत निकल सकता है। शताब्दी में कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं क्या है ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई थी या कमी। आपने औद्योगिकीकरण एक शब्द पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि ब्रिटिश ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया है। अगर नष्ट कर दिया निर्यात में वृद्धि होगी या कमी, तो कमी होगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। 1914 तक ब्रिटिश ने भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित किया, नए उद्योग लगने नहीं दिए, तो कहां से कारखानों में वृद्धि होगी, तो कारखानों में भी कमी हुई। अगला, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ये भी सही है, एकदम सही है वाला। अगला है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी सही है। लेकिन मैं दोबारा से बोलता हूं, पूछा क्या गया है और ये ऑप्शन क्या कहता है, आर्थिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन क्या वो आर्थिक प्रभाव है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या होता है कृषि का वाणिज्यीकरण? कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है बाजार की मांग के अनुरूप फसल को चुनना और मुनाफे को ध्यान में रखकर फसल की कृषि करना ही कृषि का वाणिज्यीकरण है। ऐसा नहीं था कृषि का वाणिज्यीकरण यही लेके आए, ब्रिटिश ही नहीं किया। हड़प्पा में हम कपास की खेती करते थे, तो कपास क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि फसल है कपास, ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा से हमारे यहाँ वाणिज्यिक कृषि हो रही है। इस स्तर में अंतर हो सकता है, ब्रिटिश के समय से ये बहुत तेजी हो गई या बहुत ज्यादा स्तर पर होने लगी, वर्तमान में तो उससे भी ज्यादा स्तर पर हो रही है। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां मतलब एक बनाई केंद्र की शक्ति, दूसरी बनाई राज्य की शक्ति, एक सूची बन गई केंद्र सूची, एक बनी राज्य सूची। अब जो शक्तियां बची हैं, जो भविष्य में शक्तियां बनेंगी, उन पर किसका अधिकार होगा, वो होती है अवशिष्ट शक्ति। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है, ये आप मुझे बताओगे। याद से कमेंट करके बताना कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अवशिष्ट शक्ति का वर्णन है। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन याद रखिए जब हमने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि 1946 तक कैबिनेट मिशन में तक वर्णन था कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। तो अगर 1935 में भारतीय संघ बना रहे हैं तो क्या कहेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, प्रांत जहां लिखा होगा वो हमारा आंसर सही होगा। संघीय विधान मंडल को, पहला ऑप्शन है संघीय विधान मंडल को, नहीं, संघीय विधान मंडल को अवशिष्ट नहीं थी। गवर्नर जनरल को नहीं थी। प्रांतों के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है प्रांतीय विधानमंडल और दूसरा प्रांतीय राज्यपालों को। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो अवशिष्ट शक्तियां किसकी हैं, कानून बनाने की शक्ति किस पे हो गई थी, कानून कौन बनाता था, विधानमंडल, तो विधानमंडल पर शक्ति हो गई थी। ये ऑप्शन में हो गया गलत, राज्यपालों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई थी। तो 13वें का आंसर क्या है, 13वें का आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया था? देखते हैं ऑप्शन, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, चौथा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखो अगर आपको तुक्का ही लगाना पड़े तो किस पे लगाओगे? देखो होम रूल का मतलब होता है घर का शासन और स्वराज का मतलब क्या होता है, घर का शासन। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो इसका आंसर निकल आएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। हिंदू महासभा आपको पता है प्रारंभ में ये पंजाब में गठित की गई थी 1909 में, लेकिन 1915 से व्यवस्थित रूप से हिंदू महासभा सामने आने लगी। और जब मदन मोहन मालवीय जी, बी डी सावरकर जी इससे जुड़े
तो हिंदू महासभा का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। अगला है साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी किसने गठित की थी? ये गठित की थी MNC के द्वारा, मुदलियार, चेट्टियार और MN और नायर, मुदलियार, नायर और चेट्टी के द्वारा एक पार्टी गठित की गई थी। कौन सी? जस्टिस पार्टी इसका नाम था। क्यों इसका नाम जस्टिस पार्टी पड़ा? जब इन्हें नाम रखा है साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, तो इनका नाम जस्टिस पार्टी क्यों पड़ा? जैसे हिंद एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी पड़ा था क्योंकि उन्होंने गदर नामक समाचार पत्र निकाला था, वैसे इनका भी नाम समाचार पत्र के नाम पर जस्टिस पार्टी पड़ा, मतलब इन्होंने जस्टिस नामक एक समाचार पत्र निकाला था। ये जो पार्टी थी वो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी साउथ के, मतलब इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। बाद में इसी पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद राजनीति में हिस्सा लिया था, द्रविड़ कड़गम नामक एक संगठन का निर्माण किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? हमारा आंसर हो गया है ए। अगला देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन कि क्या कहता है 15वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, किसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? ये पूछ रहे हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, ये हम देख चुके हैं कि 1813 में पहली बार ये बात की गई कि 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, कुछ पता नहीं, और वो पैसे खर्च भी नहीं हुए, लेकिन बात तो की गई थी कम से कम। पर इन्हें पूछा है सही उत्तर क्या है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, इनने कम से कम सहायता तो की थी, जिनका शिक्षा की नींव से संबंध था आंग्ल और प्राच्यवाद वो था। आंग्लवादी और प्राच्यवादियों में एक अंतर था। आंग्लवादी चाहते थे, जिसमें थे मैकाले और ट्रेवेनियर, इनने क्या रखा? इन्होंने ये बात रखी मैकाले ने कि भाषा जो होनी चाहिए वो अंग्रेजी होनी चाहिए शिक्षा की, जबकि प्राच्यवादी क्या कहते थे? प्राच्यवादी कहते थे कि भारत की जो भाषा हो वो भारतीय भाषा में, वर्नाक्यूलर भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए। बाद में मैकाले की बात मान ली गई थी और अंग्रेजी में शिक्षा दी गई थी। देखते हैं कि 1 और 3 अगर कहीं हो तो हमारा बन रहा है क्या? हाँ, ये गया, बी गया हमारा और ए गया। अब सी है जिसमें 1 और 3 है, लेकिन दिक्कत है आपको दूसरा पता होना चाहिए। आपने अगर पढ़ा तो ये सही है कि इसमें भी शिक्षा के बारे में बात की गई थी, पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। चलिए, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए था, तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज ये बनाना मुश्किल था। निम्नलिखित में से, हालांकि ये मिल जाता आपको किसी भी बुक में जहां शिक्षा का विकास दिया है ब्रिटिश काल में, वहां आसानी से वाली बात मिल सकती थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पहली, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना ये की थी 1875 1875 ईस्वी में। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन, नील विद्रोह हुआ था 1859 में और इसी समय पे नील दर्पण का लेखन भी किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना कब की थी? अच्छा, आनंद मठ के बारे में पूछा गया है, तो ये 1880s के दशक में की थी, 1880 के दशक में इसकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में किसका वर्णन है? आनंद मठ नामक पुस्तक में वर्णन है सन्यासी विद्रोह का, याद रखिए। और नील दर्पण में नील विद्रोह का, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे नील विद्रोह का, तो 1880 इसके भी बाद चले गए। अगला देखते हैं, 1880 मतलब 1882 में की गई थी, 1882 में एग्जैक्ट सन देखें तो। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। सोचो इनको कितना टफ पड़ा होगा कि जो ICE इंडियन सिविल सर्विसेज में ने पास किया, इंग्लैंड जाके पेपर दिया होगा, उस टाइम तो इंग्लैंड में पेपर होते थे, इंग्लैंड जाके पेपर दिया होगा, पढ़ा होगा कितना सारा, कितने साम्राज्य ब्रिटिश का बड़ा था, कितनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, कितना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन निकाला कब निकाला? 1863 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ICE की परीक्षा पास की थी। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना इन्होंने पूछा है, तो ये घटना सबसे पहले हुई 1859, इससे पहले का कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? बी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिक्षा से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन हम देख चुके हैं और दूसरा आ गया है। बनारस संस्कृत कॉलेज सबको पता होगा, जोनाथन डंकन। अच्छा, विलियम जोन्स लिखा है तो ये हो गया गलत। विलियम जोन्स तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। पहला हो गया है गलत, जहां जहां एक है वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। पूछा भी सही है। 17 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा। दूसरा, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग सही आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या इससे निकल रहा है? क्या? अच्छा, निकल ही आया है, आंसर ही निकल आया है। 2 हो गया हमारा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत ही नहीं है। ए और सी हो नहीं सकता और बी में 2 कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो बेलेजली में कि बेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। आपने बेलेजली पढ़ा है तो ये जो है आर्थर में शब्द में गड़बड़ है। आर्थर बेलेजली नहीं था, उसका नाम था रिचर्ड बेलेजली, जिसने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। क्या उद्देश्य था भाई? प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य था। बाद में 1802 में बंद भी हो गया था। कंपनी ने कहा कि हमारे अधिकार छीनते हो, बंद करो इसको। बाद में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था। देखो, इस बार 17 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक ठाक क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे 18 में। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात वित्त पर्ण पदार्थ स्पेशल कमोडिटी क्या थे? क्वेश्चन देखो, वित्त पर्ण मतलब वस्तु, वित्त वस्तु पदार्थ में स्पेशल कमोडिटी क्या थे? कौन कौन से वित्त पर्ण पदार्थों में स्पेशल कमोडिटी थे जिन्हें 18वीं शताब्दी का मतलब है 1701 से 1800 तक किन किन को निर्यात किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? देखते हैं पढ़ के। अपरिष्कृत कपास, हाँ कपास था। तिलहन तो नहीं थे तो ये गया। तिलहन थोड़े निर्यात करने आए थे ब्रिटिश। किसके लिए आए थे? कपास निर्यात करते थे, अफीम निर्यात करते थे, और क्या करते थे? और भी कई चीजें निर्यात करते थे। देखते हैं आगे। अगला देखते हैं, चीनी, नमक, जस्ता और शीशा। ये पूछ रहे हैं कब से? 1701 से 1800। अभी तो प्लासी का युद्ध आप मान के चलो ना, प्लासी के युद्ध से पहले की भी तो पूछ रहे हैं ये लोग। अफीम कपास के अलावा और भी जो करते थे, प्लासी के युद्ध से पहले की बात चल रही है। चल तो प्लासी के युद्ध के बाद भी रही है, लेकिन आप दिमाग में क्या रखो, प्लासी के युद्ध के पहले। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक अंग्रेज व्यापारी थे प्लासी के युद्ध के पहले, तो व्यापारी के रूप में। नमक इसमें कैसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता, तो नमक नहीं था। अगला, तांबा, चांदी, सोना, मसाले थे और चाय। इसने हमारा काम बना दिया है, क्योंकि चाय जो पहली बार शुरू हुई थी 19वीं शताब्दी में पहली बार चाय बागान लगाए थे। जब चाय बागान ही नहीं थे तो कौन चाय निर्यात करेगा? तो हमारा आंसर आ गया है डी, कपास, रेशम बिल्कुल था, शोरा और अफीम। तो 3 तो आपको पता होंगे कि कपास, रेशम और अफीम थे। शोरा जो है वो भी शामिल था, याद रखिए। अब आप ये याद रखना कि चाय निर्यात में तो शामिल थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1800 1700 में गलत बोल गया था पिछली बार कि प्लासी के युद्ध से पहले, वो प्लासी के युद्ध के समय की बात है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के मध्य पूछा है। 1720-30 से लेके 1760-70 तक ये पूछा है। तो कौन कौन से निर्यात उन्होंने किए गए थे? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम निर्यात किए जाते थे। अफीम के चक्कर में तो युद्ध भी हुए, अफीम युद्ध। आंग्ल चीनी युद्ध थे, उनको अफीम युद्ध बोला जाता था। कलकत्ता, कैंटन और लंदन व्यापार, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लॉर्ड वेलेजली, क्या कहते हैं लॉर्ड वेलेजली? लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, सबको पता होगा सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा की गई थी, लेकिन इसका सदुपयोग किसने किया? इस वेलेजली द्वारा किया गया। क्या किया इसने? इसने कहा कि जो सहायक संधि करेगा, जो भी राज्य ब्रिटिश से, ब्रिटिश उसको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। पहली बात कह दी तो सब राज्यों ने कहा ये तो बढ़िया है, पड़ोसी पे हमला नहीं करेगा, राज्य लाइन में लग गए। दूसरी शर्त रखी कि ब्रिटिश सेना तुमको अपने पास रखनी पड़ेगी। इन्होंने कहा सेना रखने में क्या दिक्कत है। तीसरा, एक रेजिडेंट हमारा रहेगा जो आपके दरबार में बैठा रहेगा। इन्होंने कहा बैठा रहे, उसको भी खाना पीना खिलाएंगे। साथ में भी बोल दिया कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
नहीं करेगा। इन्होंने कहा ठीक है। राज्यों ने कहा बहुत बढ़िया है, ये भी हमको मान्य है। एक और शर्त रखी कि तुम्हारे जो विदेशी मामले हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। राज्यों ने कहा ठीक है, ये भी आ जाएं, लेकिन हमको सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, तो विदेशी मामले भी ब्रिटिश के पास चले गए। आखिरी था कि किसी भी यूरोपीय या ब्रिटिश विरोधी व्यक्ति को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखोगे। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो ये थे सहायक संधि की विशेषताएं। अब इसमें पूछा है कि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। इसको अंडरलाइन करना है, कौन सा लागू नहीं है, मतलब 3 लागू हैं, 1 लागू नहीं होगा, वो देखना है कौन सा लागू नहीं होता है। दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, सहायक संधि में था। मैंने आपको बोला ना कि एक सेना रखनी पड़ती थी जिसका खर्च किसको देना पड़ता था, जिसका खर्च भारतीय रियासत को देना पड़ता था। तो दूसरे के खर्च पर ब्रिटिश ने एक बड़ी सेना बना ली, भारतीय रियासतों के खर्च पर एक बड़ी सेना बना ली, जिसका उपयोग बाद में भारतीयों के विरुद्ध ही हुआ है। अगला, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सहायक संधि का प्रारंभ इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे नेपोलियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कभी वो इधर एशिया में भारतीय उपनिवेश की ओर नहीं जाए तो खतरे में जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रियासतों को पहले ही हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो, तो ये भी सही था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। नियत आय का प्रबंधन जो है वो स्थायी बंदोबस्त का नियम था, इसके अंतर्गत नहीं था। एक और पढ़ लेते हैं। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना सही है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया सी। आप देखो उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था ही नहीं, उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश जो उपनिवेश है उसकी रक्षा करना था, ब्रिटिश उपनिवेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाना था। और बाद में डलहौजी आया, डलहौजी ने तो एकदम तबाही मचा दी थी, सभी साम्राज्यों को एक उसको शामिल करना ही कसम खा के आया था और किए भी थे। उस चक्कर में बाद में 1857 का विद्रोह हुआ था और 1858 की घोषणा महारानी ने क्या कहा कि अब हम नहीं मिलाएंगे किसी को। अरे मिलाओगे किसको, सब पहले मिला लिए हैं, मिलाएंगे नहीं किसी को, फालतू की बातें। उस टाइम भारतीयवादी बात समझे नहीं थे उस समय तक कि सबको मिला लिया है, क्या मिलाओगे तुम, सब राज्य तो तुम्हारे पास हैं, पंजाब से लेके त्रिवणकोर तक, अब मिलाएंगे नहीं, ऐसी बातें करते थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच 1854। क्या था? शिक्षा से संबंधित था। इसने शिक्षा की बहुत सारी बात की थी। इसी ने बात की थी कि भारत में लंदन जो विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, तो बाद में खोले भी गए। कहाँ खोले गए? कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय खोले गए। फिर इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्तर है, प्राथमिक स्तर है, उसमें जो शिक्षा दी जाए वो देशी भाषा में दिया। सबसे खास पॉइंट था वुड डिस्पैच का, क्योंकि अभी तक क्या बात चल रही थी आंग्ल प्राच्य विवाद में कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, लेकिन अब क्या बात चल रही है, अब ये कह रहे हैं कि देसी भाषा में शिक्षा दी जाए। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, देखेंगे इससे बनता है कि नहीं बनता। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 20। अनुदान में सहायता प्रणाली शुरू की गई, मतलब अनुदान दिया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। ये अभी हम रखते हैं साइड में, हो सकता है आपको पता हो या नहीं भी हो। जब भी आपको डाउट हो किसी पे तो आप ऐसा गोल लगा लो, पक्का पता हो तो राइट लगा लो, और पक्का पता हो कि गलत है तो ये क्रॉस लगा दो ताकि आसान रहे। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, एकदम सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, मैंने आपको बताया ही था। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है सभी स्तरों पर। मैंने आपको बोला जब भी ऐसे शब्द आए, सभी, अकेला, मतलब सिर्फ, केवल, ऐसा अकेला तो नहीं होता है लेकिन सिर्फ केवल जरूर होते हैं, तो इनको सर्किल करना है और देखना है सभी स्तरों पर। नहीं भाई, सभी स्तरों पर नहीं की गई थी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या कहा गया था कि देशी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये हो गया गलत। तो अब देखते हैं कि 2 सही है और 3 गलत है। पहली बात 3 अगर आपने निकाल लिया होता तो आपका आंसर निकल आता 1 और 2। अगर 1 आपको पता भी नहीं है तब भी आंसर निकल रहा है, इसका मतलब 1 सही है, जरूरत ही नहीं पड़ी आपको 1 की। अगला देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, ये है वुड डिस्पैच। देख लो सकल, बस और तो क्या ही करेंगे इनका। आखिरी प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसको पढ़ लो तो और आपको कुछ नहीं छूटेगा इस प्रश्न का। सारा वर्णन दे दिया है उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में। क्या है प्रश्न, देखते हैं। उन्होंने, मतलब 4 नाम दे रखे हैं, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा
कि अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। इनमें से कौन अमेरिका में रहा है, क्या आपको पता है? तो लाला लाजपत राय रहे हैं अमेरिका में, कुछ समय के लिए रहे, तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो आंसर क्या होगा 21वें का? लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय के बारे में सारी लाइन याद कर लो, हो सकता है भविष्य में काम में आ जाए। बस आपको ये वाली बात पता होगी तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज हमने 2018 के जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया हिस्ट्री के। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 2019 के क्वेश्चनों के साथ। जल्दी हम अगले 2-3 दिनों में ही 21 पे खत्म कर देंगे, ताकि आप आराम से समझ सको कि आखिर कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।